कौन सा था? पार्ट बी होगा। पेज नंबर 400 निकाल लें साथ वाले की किताब पे। प्यार से ना, जो आवाजें पता नहीं कहां तक जा रही हैं आपकी। पेज 400 निकाल लें साथ वाले की किताब पे। ना 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 ना, इधर अपनी किताब पे निकाल लो, छोड़ो पर निकाल लो। अच्छा, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2021, अगर सवारियां खामोश होगी तो सफर जल्दी खत्म हो सकता है। ड्यूरिंग 2021 अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अमजद ने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, बस चिन्मिन चिन्मिन बंद कर दें। अमजद ने ये ट्रांजैक्शंस की हैं ऑन 1 जुलाई 2020, हमारे साल के पहले दिन। अमजद ने परचेज की है एक फैक्ट्री बिल्डिंग इन सखर, जिसमें प्लांट पहले से इंस्टॉल्ड था, जिसमें प्लांट पहले से इंस्टॉल्ड था। ये इसने प्रॉपर्टी बाय की है 18 मिलियन की और 6 मिलियन की रिस्पेक्टिवली, यानी फैक्ट्री बिल्डिंग 18 मिलियन की और मशीन 6 मिलियन की। 18 प्लस 6 24 मिलियन की इसने बाइंग की है। टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, 24 मिलियन इसके पास अरेंज नहीं हो सका, तो 24 में से सिर्फ 2 मिलियन इसने उधार ले लिया। इसका एक दोस्त होता था शमशाद, क्यूएम में साथ पढ़ता था इसके, तो इसने शमशाद को फोन किया, शमशाद आई नीड समथिंग। तो शमशाद ने कहा तू ब्रो है अपना, तेरे लिए जान हाजिर है, 20 लाख क्या चीज़ है। तो शमशाद ने उसको 2 मिलियन का उधार दे दिया। मुझे सीए करवाने दें, चुप कर जाएं, थ्रू क्रॉस चेक। तो इस 2 मिलियन का मिलना अदर सोर्स में नहीं जाएगा, क्योंकि लोन, पेज नंबर 400, क्योंकि लोन क्रॉस चेक में है। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करें आप 18% पर एनम। 1 जुलाई 20 को इसने फैक्ट्री खरीद के रख ली। शायद कोई किराएदार ढूंढता रहा हो कि मैं किराए पे चढ़ा दूं, लेकिन किराएदार नहीं मिला। साल के मिड में 1 जनवरी 2021 को, साल के मिड में ही लेट आउट हिज बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग किराए पे दे दी। ही लेट आउट हिज बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी टू बासित एट अ मंथली रेंटल ऑफ 5 लाख, पेएबल इन एडवांस। एडवांस का मतलब यह है कि जनवरी का किराया 1 जनवरी को मिल जाएगा, फरवरी का किराया 1 फरवरी को मिल जाएगा, मार्च का किराया मार्च के एंड पे नहीं 1 मार्च को मिल जाएगा। तो किराया एडवांस में मिला करेगा। अब जो मेन लाइन है ना, जिससे मैंने पाया निकालना है, आप तो खोए की टेंशन में रहते हैं, मैं पाए की टेंशन में हूं। लेट आउट हिज बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी, ये बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना, बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना फॉल्स अंडर द चैप्टर पेज 244 इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, ये 10 सोर्स में जाएगा। और इसमें डिप्रिसिएशन भी वैसे माइनस करने की जात होती है, तो ये जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इन सखर एंड कराची। फिलहाल तो सखर की बात करते हैं, कराची के तो मुझे टेंशन नहीं है। चलें जी, इनकम फ्रॉम मतलब कि तुसी भी पढ़ लो, रजिस्टर खोल लो। शो देखने तो नहीं कोई आया हुआ, शो देखने
है कोई ऐसा तो मुझे बताएं, मैं उसको जरा प्यार से सेट करूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसे ही हंसते खेलते इतवार को भी क्लास खत्म हो जानी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस रिसीट जी, 5 लाख के किराए को 6 महीने से मल्टीप्लाई करूं, क्या पर मंथ है या एनुअल है कि आधा करूं? एनुअल होगा तो आधा करना पड़ेगा, लेकिन ये 1 महीने का है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 क्यों क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जी मेहरबानी आपकी, आपने नोट कर लिया। ये एसी बंद करवाना है। स्विंग पे लगाने का क्या मतलब, डायरेक्ट हवा ना आए ये चाह रहे हो? सबको, लेकिन ये भी सभी को जा रही होगी नहीं? वो वाला नीचे कर देते हैं। रिमोट किसके पास है? चलो करो। अच्छा, अच्छा जी, अब सवाल मोहतरम ये है कि अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस हो सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं पढ़ने लगा हूं सेक्शन पेज 246 पे, सेक्शन 40। In computing the income under the head income from other source, a deduction shall be allowed for any expenditure. किसी भी किस्म का खर्चा अदर सोर्स कमाने के लिए आपने किया है वो माइनस करने की इजाजत है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है कि अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। और मजे की बात है, अगर रिपेयर हुई तो रिपेयर भी पूरी माइनस करेंगे, रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करेंगे। रिपेयर अलाउंस तो किस चैप्टर में माइनस होता है? प्रॉपर्टी के चैप्टर। अदर सोर्स के चैप्टर में तो सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। एनी एक्सपेंडिचर का मतलब है हर किस्म का खर्चा माइनस कर लो 40 के 1 की रोशनी में। लेकिन एक और बेनिफिट भी अवेलेबल है, वो ये है कि अगर कोई बंदा इनकम कमाए लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो वो सेक्शन 22 के मुताबिक प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट भी कर ले, और अगर उसका प्लांट नया है तो उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी निकाल ले, यहां तक भी इजाजत है। तो अदर सोर्स के चैप्टर बड़ा खुला दिल है। अदर सोर्स का चैप्टर पहले तो कहता है हर किस्म के खर्चे माइनस कर लो, फिर अदर सोर्स का चैप्टर कहता है कि अगर बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे रहे हो तो फिर आप डेप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस कर लो। लेकिन अदर सोर्स का चैप्टर ये कहता है कि सेक्शन 21 जैसा कोई खर्चा हो ना वो माइनस ना करना, यानी कि कोई फाइन टू गवर्नमेंट हो गया, कोई एम्प्लॉय को तनख्वाह दी टैक्स काटे बगैर, तो सेक्शन 21 टाइप के खर्चे अगर इधर आ गए तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। बाकी खर्चे अदर सोर्स के चैप्टर में खुले करके माइनस करने की इजाजत है। क्योंकि अब मैं सेक्शन 40 इसलिए पढ़ा हूं, मैं डिडक्शंस की साइड पे आ गया हूं। मैंने रिसीट तो लिख ली है, अब मैं डिडक्शंस की साइड पे आ गया हूं। तो डिडक्शंस के लिए मुझे कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 40। चलें जी, पहली चीज से शुरू कर लेते हैं। अमजद परचेज्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग विद अ मशीनरी एट अ प्राइस ऑफ 18 मिलियन। तो बिल्डिंग की कॉस्ट को डिप्रिशिएट कर लेते, बिल्डिंग की कॉस्ट को डिप्रिशिएट कर लेते लेस बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल लॉस तो मिलता नहीं, लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर जी। बिल्डिंग की कॉस्ट 18 मिलियन, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। डेट ऑफ परचेज में देख लूं, अगर 1 जुलाई 20 के बाद वाली है, इसका मतलब है कि ये नया पाकिस्तान, तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगेगा जी। 9 लाख। अच्छा सब्र करने जरा। प्लांट के ऊपर इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन दोनों निकालेंगे
या सिर्फ टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकालेंगे? वैसे अदर सोर्स का चैप्टर कहता है कि प्लांट पे इनिशियल अलाउंस भी निकाल सकते हो और टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन भी माइनस कर सकते हो। तो बता दें प्लांट के ऊपर इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन दोनों निकालेंगे या खाली टैक्स डेप्रिसिएशन निकालेंगे? न्यू प्लांट नहीं है, अंडरलाइन करें, इंस्टॉल्ड मशीन, इसका मतलब है पहले से ही यूज हो रही थी। इंस्टॉल्ड मशीन या खुद खरीद के इंस्टॉल की है, तो इंस्टॉल्ड मशीन का मतलब लिखें यूज्ड। हमने जब फैक्ट्री खरीदी तो मशीन पहले से इंस्टॉल हुई हुई थी या हमने खरीदी? पहले से इंस्टॉल हुई हुई थी, तो ये यूज थी ना। तो फिर यूज्ड के ऊपर कैसे मैं इनिशियल अलाउंस निकालूं? मुझे भी शर्म आएगी सबके सामने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करते हुए। चलें जी, टैक्स वालों की नजर में इनिशियल अलाउंस किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। यूज्ड है इसलिए कोई इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन टैक्स वालों की नजर में क्या माइनस करने की इजाजत होगी? डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर। प्लांट की कॉस्ट 6 मिलियन, इन बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%, 4,50,000। नोट करें, बहुत अच्छा करें, अच्छा करें। वालिदैन का बस नहीं चल रहा, आपको इधर आके शाबाश दें, बहुत अच्छा करें। क्या बोल रहे तू, क्या बोला? अच्छा अच्छा, शाबाश। चलिए जी आगे। अच्छा जी, कोई और आपको खर्चा नजर आ रहा हो इधर? कोई और आपको खर्चा इधर नजर आ रहा हो? यहां पे नहीं नजर आ रहा? जरा फील करें। कौन बोला इंटरेस्ट? बिल्कुल सही बोला, कभी कभी बोल दिया करो आप भी। लोन पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं शमशाद को? क्यों नहीं करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट आपने लोन किससे लिया? शमशाद से। शमशाद के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। शमशाद का न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करे, अमजद का न्यूमेरिकल है, हाँ ठीक है। शमशाद के लिए तो इंटरेस्ट इनकम होगी। तो ये जो हमारा जिगर है, इसका क्या नाम है? जिगर का अमजद। तो अमजद जिगर के लिए ये क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। तो मुझे बताएं, क्या लोन लेके जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा शमशाद को, वो मैं कह सकता हूं टैक्स वालों को साबित करने के लिए कि दिस इज एन एक्सपेंडिचर विच इज पेड इन डिराइविंग इनकम, और अगर मैं इनकम ना कमाता तो ये एक्सपेंडिचर भी ना होता? क्या मैं ये साबित कर सकता हूं टैक्स वालों को? मेरे ख्याल से तो साबित करना बड़ा आसान होगा कि ये नेसेसरी खर्चा है। तो इसको भी क्या कर लूं? माइनस कर लें। तो पकड़ें जी लोन पूरा 24 मिलियन या 24 में से सिर्फ 2 मिलियन? 2 मिलियन। 2 मिलियन के ऊपर मैं 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 मिलियन इंटू 18%। अब यहां पे ना एक छोटी सी चीज है जिसे आज पहली दफा बताने लगा हूं, इसे जरा डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हाजमूला लाई में कारमीना और कौन कौन सी आ रही हैं आजकल? चिली मिली वो तो नहीं, अच्छा फ्लेजल, अच्छा। तो ये जरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा। शमशाद से लोन लिया कब? यकम जुलाई को ही लिया होगा ना जिसने बिल्डिंग खरीदी। शमशाद से लोन लिया कब? यकम जुलाई को। शमशाद को इंटरेस्ट जो मैं पे करूंगा वो तो पूरे साल का करूंगा, क्योंकि शमशाद को इससे कंसर्न नहीं कि मैंने खाली बिल्डिंग रखी 6 महीने या किराए पे चढ़ा दी। लेकिन मेरे ख्याल से टैक्स वाले ये आर्ग्यू करेंगे कि ऊपर अगर इनकम 6 महीने की है तो नीचे खर्चे भी, तो इट सीम्स मोर लॉजिकल कि अगर ऊपर किराया 6 महीने का डाले तो इंटरेस्ट भी नीचे 6 महीने का डालें। और अगर खुदा ना खास्ता इस साल बिल्डिंग किराए पे चढ़ती ना तो फिर शायद इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़ती। तो अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो प्लांट और
बिल्डिंग वगैरह होते हैं ना, इस पे 6/12, 3/12, 2/12 नहीं सोचना होता, इस पे बस एक ही फैक्टर है, जब मर्जी किराए पे चढ़ाएं, डेट इज 50%। वो तो मैंने कहा था अगर 28 जून को भी आप ये खरीद लें तो भी आपने कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट कितने परसेंट फैक्टर लगाने, 50%। चलें जी, इनटू 6/12। ये एक छोटी सी चीज थी जो आज की क्लास की मेन चीज है, बाकी इंशाल्लाह आसान है चीजें, बाकी चीजों में आपको मसला नहीं होगा। ये जरा नई चीज आपके लिए, 1,80,000। आगे तो कोई मसला नहीं। सक्खर की बिल्डिंग में अभी खर्चे खत्म नहीं हुए। ओ इधर देखो, सक्खर की बिल्डिंग का किराया, रिपेयर, सक्खर की बिल्डिंग मशीनरी की रिपेयर, सक्खर में ग्राउंड रेंट, शायद ग्राउंड आपका अपना नहीं था, ग्राउंड रेंट, सक्खर की बिल्डिंग की इंश्योरेंस, ये तो सारे नॉर्मल खर्चे हैं। ये सेक्शन 21 में कोई नॉट अलाउड तो नहीं है। ये सेक्शन 21 आपको पता है हर चैप्टर पे लगता है। और ये जो 40 का एक है वो कहते हैं इन कंप्यूटिंग इनकम हेड इनकम फ्रॉम, इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आर डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। फाइन टू गवर्नमेंट होता तो फिर शायद मैं माइनस ना करता। तो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। तो अदर सोर्स के चैप्टर में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। कराएं, मैं कर लेता हूं ना, इधर 1/5 नहीं लगाना, 1/5 तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में है। रिपेयर बोलें जी, बिल्डिंग की, मशीनरी की। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसलिए इनको बस जी 2,70,000, 50,000, सबको एक साथ लिख दें। सारे सवाल एक ही सफे पे कराया करो पेपर में। 1.5 लाख वो मुफ्त के नंबर देना चाह रहा है तो ले नहीं रहा। हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी कोई और चीज भी हो। तो ये जी हमारी सेक्शंस होगी। इन पे सेक्शन 40 का 1 लगे और इन पे सेक्शन 40 का 3 लगे और इस पे सेक्शन 39 का पता नहीं FA है या कौन सा है, पता नहीं FA है या पता नहीं कौन सा है। ये पाया है और ये 40 के 3 था ना, ये बिल्डिंग के। इधर आ जाओ, कोई नहीं यार, रिलैक्स हो जाए, देख लेते हैं। 40 का 1 कहता है सारे खर्चे माइनस कर लो, 40 का 1 कहता है सारे खर्चे माइनस कर लो, 40 का 3 कहता है कि अगर पॉइंट F वाली कमा रहे हो, पॉइंट F वाली, तो फिर आप डेप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस कर लो। और 39(1) का F कहता है, 39 का F कहता है कि ये इनकम आपने कहां डालनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अदर इनकम का लफ्ज पेपर में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को बहुत गुस्सा चढ़ेगा। अदर इनकम का लफ्ज किसी के मुंह से निकल गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर इनकम तो कोई लफ्ज नहीं है, पता नहीं कहां से आपने सुना अदर इनकम। नहीं, अदर इनकम कौन सा लफ्ज है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जी। हाँ जी, लोन का मिलना अदर सोर्स में इसलिए डाला जाएगा, लोन क्रॉस चेक में मिला है। अगर लोन कैश में मिला होता तो कहां डालते हैं? अदर सोर्स में। अदर इनकम कहां से लफ्ज सुना यार? क्या 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 दोपहर का खाना भी नहीं खाया, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, रात का खाना भी नहीं खाया। हमने 20 लाख का लोन लिया क्योंकि किराया 6 महीने का इनकम में डाला है, इसलिए इंटरेस्ट भी 6 महीने का खर्चे में डाल दो। आपके जहन में क्या आ रहा है? इसी वजह से 6 महीने का किराया इनकम में डाला है। और अगर 5 महीने बिल्डिंग किराए पर रही होती तो इंटरेस्ट भी 5 महीने का डाल देते। वैसे मेरे ख्याल से शमशाद को इंटरेस्ट तो पूरे साल का पे किया होगा, लेकिन टैक्स वाले शायद पूरे साल का माइनस ना करने दें। ओके, जितना इनकम कमाई है उतना ही खर्चा माइनस करो। सो डेट वाज वेरी इजी डिस्कशन फॉर टुडे। आगे चलें।
ऑन यकम जुलाई 2020 अमजद let out his residential property situated in DHA Karachi to Mirza Limited। यकम जुलाई को हमने एक प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है मिर्जा लिमिटेड को एट अ मंथली रेंटल ऑफ 3 लाख एंड रेंट फॉर 2 years इज रिसीव्ड इन एडवांस ऑन यकम अगस्त 2020। यकम जुलाई 2020 को हमने किराए पे दिया 30/21 30/22। हमने उसे कहा यार 2 साल का किराया एडवांस में चाहिए। किराया कितना है वैसे 3 लाख पर मंथ। हमने कहा 2 साल का किराया एडवांस में चाहिए, 2 साल का किराया एडवांस में चाहिए 3 लाख ज़रब 24। उसने कहा यार 2 साल का किराया एडवांस में चाहिए, मैं तो अरेंज करते करते मेरी नस्लें लग जाएंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। यकम अगस्त को वो हमारे पास भागा भागा आया, कहता है मेरे से 2 साल का किराया अरेंज हो गया। इस दिन 3 लाख ज़रब 24 72 लाख रुपया मेरी जेब में आ गया। बट मेरे ख्याल से ऐसे ना देखें चीज़ों को, इनकम प्रॉपर्टी में बस आप ऐसे कर लें कि 3 लाख को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लाख साल का किराया एडवांस में आ भी गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो सैलरी का चैप्टर होता है ना वो ये कहता है कि जितनी रिसीव हुई उतनी इनकम में डालो, लेकिन प्रॉपर्टी का चैप्टर, बिजनेस का चैप्टर, कैपिटल गेन का चैप्टर, अदर सोर्स का चैप्टर ऐसे नहीं कहता कि जितनी रिसीव हुई उतनी इनकम में डालो, बल्कि जो एक्रूअल बेस पे कमाई है वो इनकम में डालो। तो 2 साल का किराया इनकम में डालें या 12 महीने का किराया इनकम में डालें? 12 महीने का। तो इसलिए 2 साल वाली बात को आपने इग्नोर करना था। सैलरी में ऐसा हो सकता है कि 14 महीने की सैलरी एम्प्लॉयर आपको दे दे 12 की बजाय, वो फिर पूरी इनकम में जाएगी क्योंकि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। बोल दिया करें आए में तो। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी रेंट बता दें 5 लाख 3 लाख आया तो 24 महीने का, लेकिन इनकम में कितने महीने का डालें? 36 लाख। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगस्त में मिला, इससे भी फर्क नहीं पड़ता बेशक मिला भी ना हो तो बाकी रिसीवेबल होगा। अगर 10 महीने का भी मिला होता तो भी 12 महीने का इनकम में डालते, क्योंकि 2 महीने का क्या होगा? रिसीवेबल होगा। चलें जी आगे। इसका रिपेयर अलाउंस में माइनस कर दूंगा। ऑन यकम जुलाई 2020, यार अब देखो मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप लोग बातें करें, मैं किसे करूं? खड़े हो जाओ दोनों, तो मेरे जज्बात से खेल रहे हो ना। ऑन यकम जुलाई 2020 अमजद ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। अमजद ने एक मुआहिदा किया विद जीशान फॉर द सेल ऑफ हिज प्लॉट सिचुएटेड इन कोयटा। अमजद ने कहा जीशान मेरा कोयटा वाला प्लॉट खरीद लें 50 में, यानी अमजद के लिए ये 50 मिलियन सेल प्राइस होगी। द प्लॉट वॉज परचेज बाय अमजद इन 2014। कुछ 6 साल पहले अमजद ने ये प्लॉट खरीदा था 40 मिलियन का, यानी 10 मिलियन कमाना चाह रहा है। प्लॉट का बेचना तो सेपरेट ब्लॉक होगा ना, सेपरेट ब्लॉक। अंडर द टर्म्स ऑफ सेल एग्रीमेंट उसने 50 में से 5 दे दिया एग्रीमेंट साइन होते हुए, और बकाया 45 उसने कहा कि मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह इसी साल 30 जून 21 से पहले 30 सितंबर को आपको बकाया दे दूंगा। However, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, लेकिन जीशान के घर में पैसों का मसला आ गया, जीशान फेल हो गया टू पे द 45 मिलियन ऑन द ड्यू डेट। नतीजातन अमजद ने हड़प कर लिए द एडवांस, जैसे कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। अमजद ने ये एडवांस हड़प कर लिया। हड़प करना जाएगा हड़प्पा में, कैपिटल गेन में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा। सारे बच्चे जो हैं वो पता नहीं क्या खा के आए हैं, अल्लाह ही भला करें इनका। प्रॉपर्टी के चैप्टर में था फोरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अच्छा, मैंने ना एक दफ़ा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो,
नहीं जरा जरा तो नहीं, तो जरा जरा तुम्हें याद है, मुझे भी पता है। एक दफा एक डायग्राम मैंने बनाई थी जब मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, वो शायद आप लोगों से भी मैंने शेयर की हो। वो डायग्राम अल्लाह भला करे, तो किस चैप्टर में बनाई थी? हाँ हाँ मुझे याद आ गया, ना 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 मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, लॉसी के चैप्टर में, वो भी पढ़ाया नहीं। वैसे तो यही होनी चाहिए थी। ये पिक लें। किराया कहां जाते हैं? इनकम फ्रॉम नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इनकम फ्रॉम फॉरफिटेड डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, सेपरेट ब्लॉक, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अदर सोर्स में। ये जो पिकें ली हुई है ना, पता नहीं किस फोल्डर में रखी हुई है और कहां पे हैं और किसको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है और पता नहीं क्या सीन हो रहे हैं इधर। आप बता दें जी, फॉरफिटेड डिपॉजिट कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अब बता दें मैं क्या करूं? आप जाएं सर, हम खुद ही देख लेंगे। अब नहीं नहीं, नो यू कैन नॉट खिच, द टाइम टू खिच इज ओवर। अच्छा जी, आप बताएं जी, कितने का बेचने का सोचा था? 50। उसमें से कितने आ गए थे? बिका तो नहीं, लेकिन 5 तो बच गया। तो 5 को कहां डालें? फॉरफिटेड डिपॉजिट। स्पेलिंग गलत है इसमें से, पता नहीं, आयुष आयुषाई गायब हो गया लिखते हुए। फॉरफिटेड डिपॉजिट कितना जी? 5 में लिया। वो अभी मैंने निकाला ही नहीं। अभी वो नहीं 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 भाईजान, ये वो नहीं है, ये तो फॉरफिटेड डिपॉजिट है। वो जो अगली चीज है मैं डिस्कस करूंगा, वो होल्डिंग पीरियड तब देखना है जब प्लॉट बिके। अभी तो प्लॉट बिके या बिका ही नहीं? बिका ही नहीं। होल्डिंग पीरियड तो कब देखेंगे? जब बिकेगा। बिकने तो दें, उधर ही रखो। वापस आ जाए जी भाईजान। ऑन 10 अप्रैल 2021, हाँ अप्रैल मई जून, हमारा साल खत्म होने से 2-2.5 महीने पहले, ही फाइनली सोल्ड द प्लॉट टू जम। जम जम कहां से आ गया? ये कोई नया ही जम है ये। ही इज नॉट जीशान, ही इज। अच्छा हम कौन है पहले ये डिसाइड कर लें। मुसलमान, हम अमजद है ना। हम कौन है? हम अमजद हैं। पहले किसको घर बेचने की कोशिश की? जीशान को। उसकी शान अलग थी वो। उसके बाद अब हमने किसको बेचा? बेच दिया, बेचेंगे। बेच दिया, बेचेंगे। बेच दिया, बेचेंगे। कुछ 6-7 साल बाद इसको बेचा हमने। खरीदने के 6-7 साल बाद। कितने का खरीदा था? कितने का बेचा? कितने मजे किए? 25 मिलियन के मजे किए। ये माफ है, ये माफ है, ये माफ है। फड़ लो एनु, मारो। अच्छा नहीं, 7-7-17% लगाएं, क्या हो गया? एक यार ये क्या करके आते हैं यार, ये रहने दें, रहने दें। अभी इसने अनप्रेजेंटेड चेक्स ले आने हैं। अच्छा मुझे भी भूल गया। हाँ ठीक है, टेबल 1 लगा दें। बंदा उतारे जूते और फिर दोबारा पहन ले। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पेज 228, where the holding period is more than 4 years, so the gain will be 0. So may you have in evening. Okay. अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ डालने हैं? वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3, खामोश। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन 4 years, इसलिए गेन 0 है।
इज इट सो? भाईजान जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, ये चिमटी की स्पीड है। बस कर दें, आप इस सवाल की जान लेनी है। कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज हो रहा है, कुछ थोड़ा इसमें खोल के चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ। ये जो मैं ये करता हूँ ऑल टैब और फिर ऑल टैब करके वापस आ जाता हूँ, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है। अच्छा ज्यादा हो रहा है तो चले जाएं। अच्छा ये पेपर में कैसे चीजें करनी है उसके लिए अलग क्लासें होंगी, ये भी मैं वैसे जरा रिफ्रेशर कोर्स अलग होगा। अच्छा जी, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इन सक्खर एंड कराची। अच्छा इस सवाल में ना जो पाए हैं, पाए को हाईलाइट कर दिया करें। नहीं 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 नहीं, ठहर जा। लेट आउट हिज प्रॉपर्टी, forfeited the advance, sold the plot। ये असल में हेड बताता है, ये हेड बताता है। लेट आउट द बिल्डिंग अलॉन्ग इन प्लांट मशीनरी, हेड। लेट आउट द प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रिसीव्ड forfeited डिपॉजिट, सोल्ड द प्लॉट, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। फायदा हुआ है स्काई ब्लू से। तो ये असल में आपने हाईलाइट करना होता है ताकि आपको किसका पता चले, हेड का। कोई पूरी लाइन में हाइलाइटर नहीं है। अच्छा जी, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वन इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन सक्खर एंड कराची। कराची वाली प्रॉपर्टी के खर्चे तो सेक्शन 15A की रोशनी में सोचेंगे ना, ऐसा ही है ना? याद है प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक सेक्शन था 15A, वो शुरू में जब साथ साथ याद कर रहे थे चीजें। सेक्शन 15A था, रिपेयर बताएं, रिपेयर प्रॉपर्टी की पूरी माइनस करनी है या रिपेयर अलाउंस माइनस करना है? सेक्शन 15A में याद है ग्राउंड रेंट माइनस करना होता था, और सेक्शन 15A में इंश्योरेंस भी माइनस करनी होती थी। साथ साथ दिखा रहा हूं आपको ये इधर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 15A, ये आप ही की किताबें हैं जो घर में पड़ी हुई हैं, कभी खोल के। अच्छा तो ये रिपेयर अलाउंस, ये ग्राउंड रेंट और ये इंश्योरेंस, तो तीनों चीजें माइनस करने की इजाजत है। लो आपके साथ वाले को भला करें, माइनस कर लें ये तीनों चीजें। 860000 लेस रिपेयर अलाउंस। अच्छा रिपेयर अलाउंस भी मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि वो भी पुरानी बात हो गई है, शायद भूल ना गया हो। रिपेयर अलाउंस निकालने के लिए ना एक तस्वीर दिखा दूं आप। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हमें क्या जल्दी है, मेरे को लेने आ गया बाहर। ये पिक आपको याद है? ये पिक आपको याद है? पुराने मोबाइल में थी आपके। अच्छा, रिपेयर अलाउंस ऑन फोरफिटेड डिपॉजिट। अगर प्लॉट का फोरफिटेड डिपॉजिट हो तो रिपेयर अलाउंस माइनस, आपको पता है ये फोरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट का था जो हमने बाद में जमशेद को बेच दिया, पहले जीशान को बेचना था। तो इस पे रिपेयर अलाउंस लगाने नहीं लगाना? नहीं लगाना। तो खाली रिपेयर अलाउंस में किस पे लगाऊं? 36 लाख पे। सही है, किराया आ रहा है ना बिल्डिंग का, इस पे तो रिपेयर अलाउंस लगाने। रिपेयर अलाउंस किस पे नहीं लगाना? प्लॉट वगैरह पे। प्लॉट की क्या रिपेयर होती है? मिट्टी उठा के अपने ऊपर फेंक दी, प्लॉट रिपेयर हो गया। ये प्लॉट की रिपेयर होती है। दीवाना 7,20,000। इंश्योरेंस और तीसरी चीज तरतीब आगे पीछे होगी, खैर है। ग्राउंड रेंट,
जी 7-8 9,50,000. You people took my 10 and yours 10 precious minute. मैंने घर में सोचा था ये आधे घंटे में कराना है. लेकिन पता नहीं क्या क्या चीजें खुलवा के दिखानी पड़ी हैं, पिकें दिखवानी पड़ी हैं. ये वैसे आज की मेन बात थी कि आपको धमाका पता चला है. अदर सोर्स में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है. इसका बहुत मजा आया. घर जाके अकेले में बैठ के इसको जरा सोचिएगा, फिर एंजॉय कीजिएगा सोच सोच के. अब 1 मिनट का तखलिया करें आप, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं. ओहो, इसकी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है ऐसे बेजान सन. टैक्सेबल इनकम निकालनी है बस, तो तीनों को जमा कर दीजिएगा बस. टैक्सेबल इनकम मैं करा दूं जमा? नहीं, मैं करा देता हूं जमा. यार छुट्टी पहली सैटरडे को इंशाल्लाह. अच्छा ये कौन सा है क्वेश्चन? 30. यार सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे ईद, वेडनेसडे आप आ जाके हॉस्टल में सेट होंगे वापस, और थर्सडे को सुबह सुबह जो है ना मांग निकाल के आपने आ जाना है. ठीक है. रान साथ ले आइएगा. 9507850 और 8800. यूट्यूब पे इंशाल्लाह तकरीबन को बुध से लेक्चर अपलोड होने शुरू हो जाएंगे. मंगल से हो जाएंगे. और बताओ. ओके भाईजान, आप ऊंट भी ले आएंगे तो क्लास होगी. अच्छा भाईजान, मैंने अगली सवारियां आ जानी है 3 बजे, मैंने उनको भी लेके जाने कहीं. तो ये दोगी. एओपी का चैप्टर निकालें. चुप. ये जितनी बातें मुझे सफे पे लिख के देते, मैं घर जाके पढ़ लूंगा, हंस लूंगा. क्वेश्चन नंबर 7, ये पेज नंबर 262. लिबास एंड कंपनी इज एन एओपी. मेहरबानी. लिबास एंड कंपनी एक एओपी है विथ 3 बाजियां, नहीं एक बाजी है, 2 बाजे हैं, विथ 3 मेंबर्स. सबा बाजी, जुनेद भाई और अकरम भाई. शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. सबा बाजी को 5 में से 1 रुपया, जुनेद भाई को 5 में से 1 रुपया, नहीं 5 कहां हो गया, 4 हो गया. 4 में से सबा बाजी को 1 रुपया, जुनेद भाई को 1 रुपया और अकरम भाई को 2 रुपए. During the year AOP and profit of 85 लाख from business. तो ये AOP की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस. इनकम फ्रॉम बिजनेस. चुप चुप चुप. इन एडिशन. अच्छा, ये नीचे वाली इनकम इस प्रॉफिट में पड़ी होगी या ये इन एडिशन है? जल्दी बताए ना. इन एडिशन का क्या मतलब है? अच्छा 1 मिनट यार प्लीज, अब चुप कर जाएं. और मुझे किसी को निकालना पड़ेगा, मैं खुद भी निकल जाऊंगा अगर ज्यादा मसला हुआ तो इन एडिशन का क्या मतलब है कि ये ओ भाई कह रहे हैं 85 लाख में शामिल है. ओ खुदा का खौफ करें. इन एडिशन एओपी ऑल्सो इन्वॉल्व. तो ये 85 लाख में शामिल है, ये इसके अलावा है? इसके अलावा ये सिक्योरिटीज बेच रही है. इसके अलावा क्या बेच रही है? सिक्योरिटीज. जॉक के 2 लाख शेयर खरीदे और 2 लाख ही बेच दिए. 200 के खरीद के 225 के बेच दिए. दान ओ आई के 1.5 लाख के शेयर खरीदे. 1.5 लाख के शेयर खरीदे
सॉरी 1.5 लाख के नहीं, मादरत, 1.5 लाख शेयर खरीदे और 1.5 लाख ही बेच दिए। 86 के खरीद के 78 के बेच दिए। साथ वाले की शक्ल देखें कैसी बन गई है, क्योंकि ना ही बनाया कर। ओके, ये जरा देखें, 55,000 शेयर हमने 145 के खरीदे थे और फिर लाख शेयर 150 के खरीदे थे। मैं जॉक और ओ आई को छुपा रहा हूं ताकि आपके सामने सिर्फ टीबीबी हो। 55 खरीदे थे 145 के, फिर मुझे और नशा चढ़ा, मैंने लाख खरीद लिए 150 के, तो मेरे पास इस वक्त 1,55,000 शेयर पड़े हुए हैं। उसमें से मैंने लाख बेच दिए। कौन से वाले भाईजान? 5 लेंगे, नहीं 5 लेंगे। आपको पता है दुकानदार भी कब पिछले दिन वाले समोसे सुबह पहले आते ही बेचता है, तो वो तो खराब हो जाने ना। तो जो लोग होते हैं वो पिछले दिन वाला सालन पहले सुबह आते ही होटलों वाले बेचते हैं, इसलिए कहते हैं दोपहर को खाना खाया करें। अच्छा, तो ये जो लाख बेचे हैं इसमें से 55 ये वाले होंगे और 45 ये वाले होंगे। इसे कहते हैं 5-4। तू पहले आया, तू पहले बिक, तू बाद में आया, तू बाद में बिक। ट्राई करें जरा। तू पहले, घर में इस तरह बोला करें, तू पहले आया, तू पहले बिक, तू बाद में आया, तू बाद में बिक। अच्छा, अब बता दें, वापस आ जाएं। तो ये लाख जो है इनमें से 55,000 वाले तो बिक ही गए सारे, और बाकी लाख में से 45,000 बचे। नोट ए, वैसे आपको पता है नोट शोट हम पढ़ते कोई नहीं होते पेपर में, लेकिन चलिए पढ़ लेते हैं। नोट ए, नोट ए, सेल प्राइस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर्स, फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ दीज शेयर्स। यार जिंदगी रंग बिरंगी होनी चाहिए। जी, सबज की बात होने लगी है, पीले की बात होने लगी है, स्काई ब्लू की बात होने लगी है। सबज, क्योंकि नोट इधर डला हुआ है। सेल प्राइस फ्रॉम दीज शेयर्स वर क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑन 2 जुलाई। बेचे किस दिन? साल खत्म होने से 2 दिन पहले। बेचे किस दिन? साल खत्म होने से 1 दिन पहले, 29 जून को। और बैंक में पैसे किस दिन आए? भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नोट का कोई इंपैक्ट नहीं होगा हमारे सोल्यूशन पे, क्योंकि बस सेल हो गए हमारे साल। जब इवेंट हो गया, जैसे प्रॉपर्टी में था, किराया आया नहीं आया, घर किराए पे चढ़ा दिया ना, तो शेयर तो बेच दिए ना। बल्कि अगर आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे पता नहीं जरा जरा बातें भी आज याद आ रही हैं कि कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने पहले सफ़े पे पढ़ा था, गेन रिसीव होना जरूरी नहीं है, गेन अराइज होना जरूरी है। पेज 226 पे गेन अराइज होना जरूरी है। और इसमें मैंने ये बताया था कि शेयर बिकना जरूरी है, पैसे बाद में आ जाए तो कोई मसला नहीं है, जब शेयर बिक गया तो गेन आ गया। डन। तो नोट ए की वजह से हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ वाले के सॉल्यूशन में अगर फर्क पड़ेगा तो उसके फिर मार्किंग स्कीम में भी फर्क पड़ेगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसों की कमी की वजह से, ये नोट बी है भाईजान, स्काई ब्लू वाला, और खब्बी साइड पे है, परचेज वाली साइड पे है नोट, सेल वाली साइड पे है परचेज वाली। ये मैं दरमियान में लेन लगा दूं, ये लेन से उधर कौन सी साइड है? खोया। कभी पूरी जिंदगी खोए पाए का पता नहीं चलना आपको। और ये क्या है? पाया। तो अभी खोए का नोट आने लगे या पाए का नोट आने लगे? खोए का। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पहली पोक लगी है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग दिस परचेज, एओपी बोरोड 5 मिलियन इन क्रॉस चेक फ्रॉम शमशाद। और भाईजान हमारा इमरान दोस्त है, हमने इमरान से 50 लाख कैश में ले लिए हैं। ये एओपी की कौन सी इनकम हो जाएगी? इनकम फ्रॉम, नहीं बिजनेस तो नहीं होगी। मैं जरा अकेले में एक चीज रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग आपस में बातें कर लें। पेज नंबर 245, any amount received as loan by a person in a tax year from another person shall be treated as income from other source.
तो क्या ये लोन मिला है चेक के अलावा और उसके अलावा? हाँ, अगर बैंक से लोन मिले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिले तो आप कैश में ले सकते हैं, लेकिन भाईजान ना ये बैंक है ना ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये इमरान है। हाँ, इसका कारोबार होगा, लोन देना लोगों को, इससे फर्क नहीं पड़ता। कारोबार देने से आप बैंक नहीं बन जाते, ना आपका कारोबार ये हो तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक से अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन ये लोग जो ऐसे ही लोगों को लोन पकड़ा रहे होते हैं, गांव में अक्सर होता है कि आपने देखा होगा चौधरी साहब लोन दे रहे हैं लोगों को। अब चौधरी साहब का नाम जी बैंक है जी, इधर चौधरी बैंक खुल गया जी, तो ये तो नहीं है, ये बैंक तो नहीं है। क्लियर? तो ये आपकी अदर सोर्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 मिलियन आपने गलती से किस में रिसीव कर लिया? कैश में। लेकिन पिछले सवाल में शमशाद से क्रॉस चेक में रिसीव हुआ था। सबा छो सबा नू पहले एओपी ने तो कर लो। जी मोहतरम, आप क्या फरमा देते हैं? देखते रहे, मैं जरा बर्तन धो लूं। अच्छा, आजकल ना कहने से भी कोई नहीं उठता, इसे 2 दफा कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, चले भाई स्टार्ट करें जी। वर्किंग नंबर 1 करें, ठीक है? और कुछ पानी से नहीं पीना, बता दो। वर्किंग 1 वर्किंग 1 में डालूं या एओपी की न्यूमेरिकल के फेस पे डाल दूं? इनकम फ्रॉम बिजनेस फेस पे डाल देते हैं, क्योंकि बिजनेस में कोई अजीब सी बात उसने नहीं बताई। ये वो जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है ना, ये वो वाला है। वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक या नॉर्मल रिजीम? भाई उसने लिख दिया यार, अब क्या पीछे क्या रह गया है? सिक्योरिटीज पीछे क्या रह गया है? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में पब्लिक कंपनीज आती हैं ना, तो ये सारी पब्लिक होंगी। फिर 37 नहीं लगेगा या 37 लगेगा? It seems that I am in jungle somewhere and I am talking to नहीं ऐसी बात, आगे वाली बात फिर गैर मुनासिब थी। अच्छा, तो मैं कहाँ जा रहा था? कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये सेक्शन 37 है या 37A है? सवाल में क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज। तो 37 तो नॉर्मल रिजीम या सेपरेट ब्लॉक? सेपरेट ब्लॉक। अगर 1 जुलाई 16 के बाद खरीदी हुई है तो सबके लिए रेट 12.5%, और मेरे ख्याल से 1 जुलाई 16 के बाद ही सारी खरीदी हुई हैं। खरीदने की डेट 1 जुलाई 16 के बाद ही सारी खरीदी हुई है, तो रेट कितने परसेंट? 12.5%। चलें जी, गेन निकालते हैं। गेन कैसे निकालते हैं? A माइनस बी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाला बता दें, जॉक क्वांटिटी बताएं। A माइनस बी, कंसिडरेशन बताएं 225, कॉस्ट बताएं। नहीं, होल्डिंग पीरियड नहीं देखना होता इसमें। ये कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स तो नहीं है कि खरीदने और बेचने की तारीख के दरम्यान में अरसा देख रहा हूं। होल्डिंग पीरियड तो देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज कंसिडरेशन? 225। व्हाट इज कॉस्ट? 200। A माइनस बी इंटू क्वांटिटी 5 मिलियन। चलो ठीक है, जाने दो मिलियन, नहीं रहने दो यार, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। चलें जी, अगला बोले। PBB, इसमें 2 किस्तों में गेन निकाल लेते हैं। ये जो लाख बिके, ये 55 वाले पहले बिकवा देते हैं, तो इनको 180 माइनस 145, तो 55 पहले बिकवा दें। कंसिडरेशन सबर। अब लाख में से मैंने कितने बिकवा दिए? 55 बिकवा दिए। अच्छा, बाकी वैसे बच कितने गए?
45। ये 45 कौन से वाले होंगे? इन लाख में से होंगे। तो ये 45 180 माइनस 150। ओके जी, टोटल लाख बिकवा दिए ना? लाख ही बिकवाने थे टोटल। ए बताएं। बी 1925 135 ओ आई जी। 1.5 लाख खरीदे, बेचे 1.5 लाख, क्वांटिटी तो वही है। तो फिर 78 माइनस 86, लॉस आया, लॉसा आया, लॉसा आया। ओ भाई टाइम ज़ाया तो नहीं हो रहा आपका? चलें कैलकुलेटर पकड़ लें फिर। 78 माइनस रिवीजन हो रही है इसी बहाने। अच्छा अच्छा, ए माइनस बी जी, माइनस लॉस आ गया। मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, पेपर है मेरा इस दफ़ा में, रिवाइज कर रहा हूँ, चीज़ें जहन से पता नहीं क्यों निकल रही हैं, रिवाइज कर रहा हूँ। सेक्शन 37 ए का .5 ज़रा मैं पढ़ा हूँ। कितने कह रहे हैं आपको, चलो ये तो याद आ जाता है ना, जाना कहाँ है हमें तो ये अच्छा 37 ए का .5 हो जाएगा आपको भी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। आप ही कितना के लोग पिछले तो गए थे, पेपर देके पास कर आए, आप ही कितना के 2 आंखें दी उनकी। 37 ए का .5, लॉस ऑन सिक्योरिटीज शेल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम सिक्योरिटी। बता दें आप, लॉस माइनस किया जा सकता है गेन में से, तो इसलिए लॉस निकाल लें, कोई मसला नहीं, डरना नहीं है कि लॉस यहां लिखना नहीं है। 1200 सेक्शन 37 ए का 5 इजाजत देता है कि लॉस माइनस कर लो, कोई सी बात नहीं। 7075 क्या जी? इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक, वर्किंग 2 से। आगे जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यार अगर आपने फेस पे लिखना है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो फिर लिखिएगा कैश लोन, लेकिन मैं तो वर्कआउट करूंगा इसको ताकि मैं बताऊं कि ये क्या चीज़ है। कैश लोन कितना? 5 मिलियन, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो। वर्किंग 3 से आ गया था ये, और ये वर्किंग सॉरी ये वर्किंग 1 से आ गया था, ये वर्किंग 2 से जी। 5000 वो ये याद आया कौन सा वाला? ओप्पा जन यार जरा चाय का कहो से, देखते हैं क्लास में कैसे मजा आता है पीने का टीचर के लिए। अच्छा तो मुझे बताएं, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग दिस परचेज एओपी बोरोड 5000 इन कैश। एओपी ने 5000 कैश में बोरो कर लिए, 5000 मिला है, पाया है, तो पाया तो इनकम में जाता है, ये किस में पाया है? वो बोल दे कुछ नहीं, होंठ भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, दांत भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब सबा की तरफ मूव करें या टैक्सेबल इनकम को पहले निकाल लें? टैक्सेबल इनकम निकाल लें, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें या वो बाद में इंशाल्लाह बाहर निकल गए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स ऑफ एओपी एंड सबाबाजी। नहीं सबा इजी लोड शीट, अच्छा जी। अब उसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही यार, तू कर 20 आप 1 मिनट, आप कुछ बोलो।
ये सेपरेट ब्लॉक है ना, इसको माइनस करना है। सेपरेट याद है, इस पे सेपरेट 12.5 रेट लगने ना, तो 12.5 तो नहीं 12.5 रेट लगने। तो आपको पता है सेपरेट ब्लॉक माइनस होती हैं। बड़ी बात बताई मैंने, ये बताने आया था मैं घर से। अच्छा भला इस वक्त मैं सो रहा होता था घर में, तेरी वजह से, तेरे फ्यूचर के लिए। ओके नहीं फीस वही है, फीस नहीं होता इस क्लास की, 1000 रुपया फीस नहीं जमा। नहीं मैं कह ही नहीं रहा, ये हद होगी जी। टैक्सेबल इनकम मतलब है कि आप इसको एसेट लिया करें, आप इसको लाइबिलिटी समझते हैं। 13,500 ये क्या निकल आई? टैक्सेबल इनकम। टैक्स एओपी का निकाल लें, मैं देखा तो एओपी की इनकम भी निकालनी है, आप टैक्स भी निकाल लें। जाएं टेबल 1 लगाएं। ये टैक्स है नॉर्मल रिजीम वाला, 13,500 पे टेबल 1 लगाएं। हाँ जाहिर बात है 13,500 पे तो 0%, 13.5 मिलियन। तो जल्दी करें, कोई बंदे रखे हुए कैलकुलेशन के लिए, उन्हें कहें यार भाई जल्दी करा दो, वरना मैं तो सोल्यूशन की तरफ चले जाना है। हाँ जी 1220 प्लस 750 0 मल्टीप्लाइड बाय जवाब 3845। और कोई टैक्स? सेपरेट ब्लॉक, टैक्स सेपरेट ब्लॉक। अभी रेट मैंने दिखाया था आपको 12.5। 88 वट एवर द टोटल में बी 4729। ये कौन सी इनकम हो गई? बिजनेस। ये कौन सी हो गई? और ये कौन सी माइनस कर दी? सेपरेट ब्लॉक। ये क्या बच गई? इस पे टेबल 1 और ये 12.5%। सबा, जुनेद, अकरम टोटल। कुछ याद आ रहा है? सबा, जुनेद, अकरम टोटल। लेकिन मेरे ख्याल से वो आप तब करें जब कभी सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह दिया हो। मेरे ख्याल से तो अब वो करने की ज़रूरत नहीं, पहली जो क्लास में किया था बस वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो आराम से डिविजिबल इनकम डिवाइड हो जाएगी। अच्छा है जी, डिविजिबल इनकम में सुन लें, आज सिर्फ टैक्सेबल इनकम लेके जानी है आपने, सेपरेट वाली नहीं लेके जानी। ये सुन लें आज पहली दफ़ा, असल में सेपरेट पहले कभी आई नहीं थी, तो इसी से टैक्सेबल इनकम लेके जानी है, बस ये डिवाइड करनी है। असूली तौर पे वैसे वो भी डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ लोगों की कुछ और राय है। आई कैप ये करा है 13,500 बस। तो ये सुन लें जरा, डिविजिबल इनकम टैक्सेबल इनकम होती थी, आपको याद आ रहा है टैक्सेबल इनकम होती थी 13,500। इधर देखें आप, सुन आ जाएगा। सबा, जुनेद, अकरम टोटल करके सैलरीज, कमीशन और एंड पे प्रॉफिट शेयर बांटे या डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर बांटते? डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर बांटते क्योंकि सैलरीज वगैरह दी नहीं हुई इनकी। तो फिर सबा को दे दें 13,500 में से 1/4, ऐसा ही है। और 1/4 जुनेद को दे दें, 2/4 अकरम को दे दें। 3,337। ये क्या चीज है? नहीं यार चाय रहने दो, आखिर में भाई को दे दें, उसको दे दो, उसने पहले मांगी थी। शेयर अब पी लेना। शेयर फ्रॉम
एओपी के तौर पे ये अमाउंट ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम के दरमियान में आती है, याद है ना? कम वाली इनकम और ज्यादा वाली इनकम के दरमियान में आएगी। क्लियर? अब किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करें? मिस्टर सबा, सॉरी, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर शी अर्न, तो ये एओपी की इनकम तो नहीं है, उसकी जाती इनकम है। शी अर्न 15 लाख एज फ्रीलांसर फोटोग्राफर, तो जगह जगह जाके तस्वीरें खींच रही है। एंड सबा रिसीव्ड 1 लाख एज इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हर, ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हर टू जफर। सबा इंटरेस्ट रिसीव करेगी या इंटरेस्ट पे करेगी? लोन प्रोवाइडेड बाय सबा, बताएं, आप सोचें, लोन प्रोवाइडेड बाय सबा, तो ये इंटरेस्ट रिसीव करेगी, इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इंटरेस्ट क्या करेगी? रिसीव करेगी। रिसीव भी लिखा है, उससे भी ये पता चलता है कि सबा रिसीव ही करिए। वेल डन। सबा रिसीव 1 लाख, इसको लिखें इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन डेट को। सबा रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय सबा टू जफर। ये जफर कोई चौथा बंदा आ गया बीच में जी। अच्छा, इंटरेस्ट को मैं ना अदर सोर्स में डाल रहा हूं, इसको फिर मैं आपको दिखा भी देता हूं क्यों। इसको बता दें यार, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। कुछ लोग इसको बिजनेस में डाल देते हैं, कुछ अदर सोर्स में डाल देते हैं। आई कैप में आप जो मर्जी करके आ जाएंगे, वो नंबर नहीं काटेगा। फ्रीलांस अगर मेन काम है इसका तो बिजनेस में डाल दें, नहीं तो अदर सोर्स में डाल दें। मैं अदर सोर्स में डाल रहा हूँ, बेहतर अदर सोर्स में डाल दें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब मैं वर्किंग नहीं कर रहा, फ्रीलांसिंग और इंटरेस्ट इनकम 1500 और 100 कितना हो गया? 1600। ये क्या आ गई इसकी? टैक्सेबल। याद आ रहा है सबा में एक और काम करते थे, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी 33। और आपको याद है टैक्सेबल इनकम अब दोबारा भी आएगी एक दफा। 49 और टैक्स आप घर जाके 2 दफा निकाल लीजिएगा, टैक्स और एक्चुअल टैक्स। वो ज्यादा वाली इनकम कौन सी है? और कम वाली इनकम 1600। ये न्यूमेरिकल को आधा हो जाना था पेपर में, आधा आपसे वैसे अच्छा, वैसे आधे पे आई के पास कर देते हैं, पता नहीं अजीब है। मैं कई दफ़ा आई के को कहने की कोशिश करूँगा थोड़ा बेहतर अपना स्टैंडर्ड बेहतर करे, कहते हैं नहीं, मैं आधा बस बच्चा सही कराए। अजीब है यार, इदारा पता नहीं क्या था। वैसे हैरानी नहीं होती कभी आपको सोच के आधा पेपर नहीं मेरे से हो सकेगा, इतना फारा हूं मैं। हद हो जाती है वैसे, यानी आधा पेपर बच्चा नहीं कर सकता। अच्छा, यही वाले होते हैं वो। अच्छा, ये 1 लाख रुपया सबा की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्यों जा रहा है? तू चाहे ते प्रोग्राम रखा था वेख भी नाल नाल ये ठीक है, बातें होगी। अब इधर डंडे हो। इंटरेस्ट इनकम अगर आप बैंक से कमाएं
गवर्नमेंट से कमाएं, नेशनल सेविंग स्कीम से कमाएं, तो 50 लाख तक ज्यादा है, 50 लाख तक है तो 50 लाख से ऊपर है तो फाइनल टैक्स, 50 लाख से कम है तो नॉर्मल रिजीम। 5 मिलियन 50 लाख बन गया ना। तो अगर आप 50 लाख से ऊपर कमाएं तो नॉर्मल रिजीम में जाएगा, और अगर आप 50 लाख तक कमाएं लेकिन ये इंटरेस्ट ना बैंक से मिल रहा है, ना गवर्नमेंट से, ना नेशनल सेविंग स्कीम से, ये मिल रहा है जफर से, सबा रिसीव करी है जफर, तो ये लोन एग्रीमेंट इन दोनों के दरमियान आपस का हुआ है, ये नॉट फ्रॉम दीज थ्री है, तो इसलिए ये किस में जाएगा, अदर सोर्स में, ये इसकी वजह है। ठीक है, ये डायग्राम में इसको गले लगाया ना घर जाके, जो डायग्राम हमने बनाई हुई थी। तो क्या ये बैंक से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, नेशनल सेविंग स्कीम से मिल रहा है, या इन तीनों के अलावा किसी और से मिल रहा है? किससे मिल रहा है? जफर से मिल रहा है, तो ये इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सी रिजीम? नॉर्मल टैक्स रिजीम। चलो खिंचो भाई होने के। चलिए अब एक न्यूमेरिकल आपको और कराना था जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कमेंट्स हैं। भैया आप आए थे सुबह वाली क्लास में? ग्रीन शर्ट आए थे सुबह वाली क्लास में, अभी वाली? अच्छा। अब आप ना ज़रा टेक लगा के बैठ जाएं आराम से, थोड़ा सा ऐसे करके ना टेक लगा के बैठ जाएं। मैं चेक करने आ रहा हूँ, जल्दी करें, टेक लगा के बैठ जाएं। अबे हम तो पहले ही टेक लगा के बैठा था। भाईजान ने हाथ भी पिछली वाली कुर्सी पे रख लिया और स्टाइल मार के ना जरा करके चार्टर्ड अकाउंट। अहमद ने ना एमबीए किया है, ये पेज नंबर 403 पे आके इसने एमबीए किया भाईजान। पेज नंबर 403 पे अहमद ने एमबीए किया है। कुछ लोगों ने नहीं टेक लगाई भी अभी तक, प्लीज। अहमद ने एमबीए कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह। लोग सीए कर रहे हैं, ये एमबीए कर रहे हैं फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन कसूर पेशावर, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूएसए। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस अगस्त 2013। बेचारा 2013 से लगा हुआ था एमबीए करने में। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2013। हम 2001 में हैं, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, हम 2020 में है। और इसने 13 में क्या शुरू किया था? एमबीए। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस अगस्त 2013 फॉर हिज एजुकेशन और एंड केम बैक टू पाकिस्तान ओनली वंस। सिर्फ एक दफा पाकिस्तान आया है 2017 में। डेट इज फ्रॉम 10 मार्च 2017 टू 30 सितंबर 2017। तो ये अजीब लोग हैं, पाकिस्तान आते हैं, टैक्स ईयर 2017 और 18 में मिला के आते हैं। देख लें, मार्च अप्रैल मई जून टैक्स ईयर 2017, जुलाई अगस्त सितंबर टैक्स ईयर 2018। तो ये बंदा कह रहा है कि मैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 7 महीने के लिए आया हूं, और हम कह रहे हैं तू दोनों सालों में नॉन रेजिडेंट है। क्यों? मार्च अप्रैल मई जून कभी भी दिन ज्यादा नहीं बन सकते 183 से। 6 महीने के तकरीबन दिन होते हैं 183। और जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2017 में भी पाकिस्तान रहा, 18 में भी पाकिस्तान रहा, लेकिन स्टिल नॉन रेजिडेंट है। अगस्त 2013 से गया हुआ है, यानी 2014 में भी नॉन रेजिडेंट था, 15 में भी नॉन रेजिडेंट, 16 में भी नॉन रेजिडेंट, 17 में भी नॉन रेजिडेंट, 18 में भी नॉन रेजिडेंट, एंड देन वेंट बैक टू यूएसए टू कंप्लीट हिज एमबीए। ओ तेरी खैर, हमने समझा था एमबीए मुकम्मल हो गया है, लेकिन 4 साल लगा के आया, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। चलो आगे। अलॉन्ग विद स्टडीज, अपनी स्टडीज के साथ साथ वो पार्ट टाइम बर्तन धोता है एट अ रेस्टोरेंट।
पाकिस्तानी कल्चर को सामने रख के उन्होंने बनाया ना। वो पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, वो काम उसने नहीं बताया। पार्ट टाइम काम करता है किसी रेस्टोरेंट में यूएसए में टिल नवंबर 2019। ये टैक्स ईयर 2020 है। सही तरफ इशारा कर रहा हूं। ये टैक्स ईयर 2020 है। ही रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन यकम दिसंबर एंड कमेंस्ड कारोबार। उधर पढ़ाई करके आया, लेकिन इधर सोचा कारोबार करता हूं, नौकरी नहीं करूंगा। फ्रॉम यकम जनवरी 2020। तो हमारे साल में इसने कितने महीने कारोबार किया? हमारे साल में कितने महीने कारोबार किया? 6 महीने। आप बता दें जी 2014 में ये कहां था? यूएसए। पहला महीना पाकिस्तान में था, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2014 में ये कहां था? यूएसए। और 2020 में 30 जून 20 का साल है ना, अब आप बड़े हो गए हैं, बातें समझाया करें। 2014 में ये कहां था? यूएसए। और 2020 में कहां आ गया? पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताएं 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सारे सालों में ये क्या है? आज की क्लास ली थी सुबह वाली? सारे सालों में ये क्या है? हमारे सवाल का न्यूमेरिकल कौन सा है यार? यकम दिसंबर को आ गया है। जरा कैलकुलेटर के बगैर बताएं, रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट? यकम दिसंबर को आ गया है। दिसंबर का 1 महीना और जनवरी से जून के 6 महीने, 7 महीने। 7 महीने तो आराम से 183 डेज पे पहुंच जाएंगे। तो 6 महीने 183 डेज पे पहुंच जाते हैं, तो 7 महीने तो इजीली 183 डेज पे पहुंच जाएंगे। तो फिर 2020 में ये क्या है? लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान भी आया था, इतने अरसे के लिए, और अब फिर पाकिस्तान आ गया है। तो ये फिर पाकिस्तान जो आया था तो क्या बना था इसका? कोई दिमाग की दही बनी थी और तो कुछ नहीं बना था इसका। बस ये रेजिडेंट रहा है, नॉन रेजिडेंट रहा है। क्यों? क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? तो अब ये लाइन दोबारा पढ़ लें सारी। अहमद ने अपना एमबीए मुकम्मल किया है यूएसए से, शर्माता बताता नहीं है। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस अगस्त 2013। ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस अगस्त 2013। सॉरी, ऐसा ही होगा। वो अगस्त 2013 से वहां है फॉर हिज एजुकेशन एंड केम टू पाकिस्तान ओनली इन 2017। डेट इज फ्रॉम 10 मार्च टू 30 सितंबर। डेट इज फ्रॉम 10 मार्च, क्योंकि ये 30 जून 17 है ना, 10 मार्च टू 30 सितंबर। और फिर दोबारा उधर चला गया और यकम दिसंबर को फिर दोबारा टपक पड़ा पाकिस्तान। क्या मैं इसे कह सकता हूँ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट? बोले बोले बोले, क्या मैं इसे कह सकता हूँ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट? साल गिने जितने नॉन रेजिडेंट रहे, 1 2 3 4 5 6। वो तो बेनिफिट 4 साल वाले को था। ओ भाई 4 साल कम से कम जो बाहर रह के आए, तो ये तो माशाल्लाह 6 साल बाहर रह गया। तो कोई मसला नहीं, 4 साल बाहर रहे, 5 साल बाहर रहे, 6 साल बाहर रहे। सेक्शन 51 क्या बेनिफिट देगा? इसकी 2020 की पाकिस्तान वाली इनकम टैक्सेबल होगी और फॉरेन इनकम माफ होगी। ये बेनिफिट देगा। कौन सा सेक्शन? जो कब पढ़ा था? सुबह सुबह। बिलो इज द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर 2020। सैलरी इन यूएसए। सैलरी इन यूएसए यार वही जो यकम जुलाई 19 से लेके 30 नवंबर तक काम किया होगा वहां पे। नौकरी के लिए तो फिजिकली मौजूद होना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता नौकरी के लिए खुद आ जाए और उधर नौकरी करता रहे। तो यकम नवंबर तक, 30 नवंबर तक इसने वही नौकरी की है ना। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में बाहर के मुल्क में इसने सैलरी कमाई है। क्या करूं जी? बाहर के मुल्क में इसने सैलरी कमाई है, क्या करूं? हमने पढ़ा था फॉरेन सैलरी माफ होगी। ना 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 ना, फॉरेन सैलरी माफ होगी अगर आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया हुआ है। ये कोई महीना पुरानी बात आपको बता रहा हूं। फॉरेन सैलरी माफ होगी अगर आपने बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हमने पढ़ा था कि फॉरेन नहीं, ये जूम नहीं करना।
जब तक बताए ना, हमने पढ़ा था फॉरेन सैलरी माफ होगी अगर आप बाहर टैक्स ना भी पे करें, अगर आप सिटीजन हो और एंड ऑफ ईयर बाहर हैं। अब एंड ऑफ ईयर बाहर भी नहीं है। इन दोनों प्रोविजंस की एक बाप है प्रोविजन, वो हमने आज पढ़ी थी। वो प्रोविजन है सेक्शन 51। वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं है, वो हर फॉरेन इनकम के लिए है। वो इनकी भी बाप है। वो कहती है बाहर टैक्स पे करो ना करो, पाकिस्तान में हो बाहर हो, हमारी बला से दो शर्तें पूरी कर दो। तुम कौन हो? सिटीजन, और 4 साल से मुसलसल बाहर हो। जिस साल पाकिस्तान आओगे उस साल और उससे अगला 1 साल तुम्हारी फॉरेन इनकम। ये जो लाइन है सेक्शन 51 में जो आज हमने पढ़ी है, उन दोनों की भी बाप है। तो बाप ने फायदा दिया इसको, तो इसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी इन द लाइट ऑफ सेक्शन 50। अच्छा यार, ये बाहर के मुल्क में इसने कोई डोनेशन दी है, इस डोनेशन पे कम से कम हमको टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि सेक्शन 61 में जो इदारे शिदारे हैं वो सारे पाकिस्तान वाले होंगे या बाहर वाले होंगे। तो ये बाहर के मुल्क में इसने डोनेशन दे दी है, ये अलाउड होगी नॉट अलाउड होगी? नॉट अलाउड। समझ क्लियर? ओके, आखिरी बात जी चले। यार उसने बिजनेस शुरू कर दिया 1 दिसंबर को, ट्रेडिंग बिजनेस। फ्रॉम 1 दिसंबर को आया पाकिस्तान और बिजनेस 1 जनवरी का शुरू किया। कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने बिजनेस किया। बिजनेस का डेटा देख लें, ये पाकिस्तान का डेटा है। बिजनेस की सेल 40 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल 22 लाख, सेलिंग एंड एडमिन 28 लाख, डोनेशन ओए बिजनेस के खर्चों में डोनेशन माइनस कर दी। ये कोई पाकिस्तान में डोनेशन दी होगी और ये वाली डोनेशन बाहर दी होगी। सेलिंग एंड एडमिन इंक्लूड द फॉलोइंग: सैलरी ऑफ 8,40,000 पेड टू 2 एम्प्लॉइज इक्वली इन कैश। माशाल्लाह टैक्स इन पे कटा हुआ है। बता दीजिए टैक्स कटा हुआ है, अलाउड है नॉट अलाउड? कैलकुलेटर पकड़ के चेक तो करें ना, कैश में सही पे हुई है या गलत पे हुई है। सीधा नहीं चला रहा, उल्टा चला रहा है। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पकड़ें, चेक करें कैश में पे होनी चाहिए थी या नहीं पे होनी चाहिए थी। पकड़ें कैलकुलेटर। $8,40,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक एम्प्लॉय की तनख्वाह ये 4,40,000। 4 लाख ये मेरे एक एम्प्लॉय की तनख्वाह है। 8,40,000 के साथ ईच तो नहीं लिखा हुआ, पेड टू 2 एम्प्लॉइज। नहीं इक्वली का मतलब ये नहीं कि भाई 8,40,000 ईच है, इक्वली का मतलब ईच नहीं होता। तो बताएं जी 8,40,000 कितने लोगों को दी? 2 लोगों को दी। इक्वली मींस के 4,40,000 4,40,000 दोनों को दे दी। ईच तो नहीं लिखा हुआ कि आप 8,40,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, तो एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 4 लाख। कारोबार कब शुरू हुआ है? तो ये 4,20,000 जो एक एम्प्लॉय की तनख्वाह है, ये कितने महीने की है? ये 6 महीने की है। 1 दिसंबर को वो पाकिस्तान आया है, तो कारोबार उसने 1 जनवरी का शुरू किया भाईजान। तो 6 महीने से अगर मैं डिवाइड कर दूं, उल्टा चलना पड़े सीधा चलना पड़े। हम सीधा चलते थे, हमें पर मंथ सैलरी गिवन होती थी, सीधा चलते थे। लेकिन एग्जामिनर हमें क्या चला रहा है? उल्टा चला रहा है। जिससे सीधा चलना आता है उसे उल्टा भी चलना आता है। 70,000 पर मंथ आ रही है और कैश में पे कर दिया है। ओए होए 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 होए, अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड। नहीं ये रहने दें, बस नॉट अलाउड कर दें। 70,000 पर मंथ पेड इन कैश। अच्छा, दिमाग की गरारी घूम जानी थी ऐसे पेपर में, यानी चल के ये फिगर कितने लोगों ने 70,000 निकाल लेनी थी? हाथ खड़ा करें उल्टा चल के। क्योंकि आपको खतरे का अलार्म कैसे पता चलना था? खतरे का नहीं 4,20 नहीं, ये जैसे इन कैश आना था ना, आपके दिमाग की गरारियां घूमनी थी और आपने कहना था कोई गेम हो रही है। तो ये जो मैंने उल्टा चलवाया है, ये उल्टा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चलना आना चाहिए, या शायद एफएससी का बच्चा भी उल्टा चल के बता दे। ये वाला डेटा देख के चल सकता है कि 6 महीने हुए कारोबार शुरू हुए 2 लोगों को 8,40,000 दिया है 6 महीने में। तो बताओ एक को कितना दिया है? तो अगर एक को इतना दिया है तो एक को महीने में कितना दिया है? ये मेरे ख्याल से तो कोई मैट्रिक का बच्चा भी जरा कोई अच्छा हो
तो वो भी शायद बता दे कि हर मुलाजिम को कितनी तनख्वाह मिली। आप तो माशाल्लाह दूर से देख के आप लोग आप पे रश करते हैं। ठीक है, ज्यादा हो गई, चलें आप बता दें ये अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। कमेंट करने या न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं? कमेंट करने हैं। नॉट अलाउड लिखाएंगे? नहीं, वो सैलरी एक्सीडिंग 25,000 पर मंथ अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर इन एम्प्लॉय बैंक अकाउंट इज नॉट अलाउड, देयरफॉर दिस बीइंग पेड इन कैश इज नॉट अलाउड और अमाउंटिंग टू 70,000। अच्छा, नोट बी जरा मैं पहले पढ़ने लगा हूँ। नोट बी, जी भाईजान मुझे भी पता है, अगली सवारियां आ रही हैं। नोट बी, डोनेशन ऑफ 6 लाख was paid to charitable hospital in पाकिस्तान। भाईजान ये बिजनेस का खर्चा है या ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या आपने इसको कमेंट करना है? और 2.5 चैरिटी का टैक्स तो माफ होगा। और 2.5 लाख आपने पे कर दिया नॉन प्रॉफिट इदारे को। भाई बाहर के नॉन प्रॉफिट इदारे को पे कर देना तो मेरे ख्याल से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई टैक्स क्रेडिट भी माफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, आखिरी बात, अभी तक कमेंट्स क्या बने? हिज फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी माफ, मैं छोटा छोटा करके बोल रहा हूँ। हिज फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी माफ बिकॉज ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ही रिमेन्स अब्रॉड इन लास्ट 4 tax years। ठीक है, so the year in which he came in which he became resident and the following year will be exempt from tax, therefore this foreign income will be exempt from tax। वो जो आज हमने सेक्शन 51 पढ़ा है, लेकिन मैंने बड़ा अधूरा बोला है। इसके बाद सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया अंग्रेजी में क्या करना है। डोनेशन के बारे में, this donation is not allowed as a business expense, however a tax credit will be allowed because the donation is paid to charitable hospital। और अगली बात, no tax credit will be allowed on this donation as it is not paid in Pakistan। इस पे कोई नहीं। अच्छा जी, पॉइंट टू बस ना, अब पॉइंट 2 तो करा लेंगे। पॉइंट 2 यार ये मुझे बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं, एसेट की कॉस्ट माइनस करनी होती है या आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन? आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। चलें, वेल डन यार, जबरदस्त। अच्छा, इनटेंजिबल की कॉस्ट माइनस करनी होती है या आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइजेशन? आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइजेशन। अच्छा भाई, इससे मिलती जुलती एक चीज है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। ये पूरा माइनस करना होता है या आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों में पूरा माइनस करना होता है बिजनेस में, या इट शेल बी अलाउड इन 5 years या 20%? एक ही बात है। तो ये 5 सालों में माइनस करना होता है या फौरन माइनस करना होता है? इसका खर्चे का नाम क्या है? इसकी मिसालें फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, और इसको भी ना कोई इंटेंजिबल टाइप समझ लें कि जिसे 5 सालों में अमोर्टाइज करना है। तो आपको पता है कि ये एसेट कभी भी इस खर्चे में नहीं जाना चाहिए, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे फिजिबिलिटी स्टडी हो, ये कभी भी खर्चों में नहीं जाना चाहिए। बिल्डिंग के ऊपर सेक्शन 22, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के ऊपर सेक्शन 24 और फिजिबिलिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप ट्रायल प्रोडक्शन के ऊपर सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या फरमाता है? फौरन माइनस करें या 5 सालों में? अमोर्टाइजेशन नाम रख देते हैं इसका। 28,20,000 में 6 लाख पड़ा है फिजिबिलिटी स्टडी का, जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले की थी। बता दें जी, ये 6 लाख रुपए का जो खर्चा पड़ा हुआ है 28 लाख में, जल्दी जल्दी बताएं। इस 28 लाख में सैलरीज भी पड़ी हुई हैं, इस 28 लाख में ये 6 लाख का खर्चा भी पड़ा हुआ है। इट इज अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। ये एसेट है जो कि रॉन्गली खर्चों में डाल दिया। एसेट में क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं ना कि 5 सालों में खर्चे में डालना है। तो एसेट को रॉन्गली खर्चों में डाल दिया। बताएं क्या क्या लिख के आएंगे? फिजिबिलिटी स्टडी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिबिलिटी स्टडी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर
A person shall be allowed a deduction for pre-commencement expenditure on a straight line basis at the rate of, instead of deducting it in करंट ईयर में खर्चे में माइनस नहीं करेंगे, बल्कि कितनावा पोर्शन इसका माइनस करेंगे, 20%। तो फिजिबिलिटी स्टडी को इंशाल्लाह किसी न्यूमेरिकल में भी डाल के देखेंगे, लेकिन ये चारों बातें अब आपको समझ आ गई। मैंने जाते जाते आधा मिनट आपका और लेना है। फॉरेन इनकम क्यों माफ है, उर्दू में बताते जाएं। पिछले 4 साल से पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट है। सैलरीज क्यों नॉट अलाउड है, कैश में पेमेंट। फिजिबिलिटी स्टडी को क्यों 5 सालों में खर्चे में डालना है, फिजिबिलिटी स्टडी को क्यों 5 सालों में खर्चे में डालने। डोनेशन ये वाली का टैक्स माफ होगा, इस वाली का टैक्स माफ क्यों नहीं होगा, पाकिस्तान। ठीक है, ओवर को